રેડ આવી ગઈ, ચાલુ કરો. નમસ્કાર, આદરણીય પ્રિન્સિપાલ શ્રી ડોક્ટર નાગર સાહેબ. આજે આપણી વચ્ચે આપણા વર્કશોપમાં વેબિનારની અંદર આપણા સાથે જોડાયેલા રાણાવાવ સિમેન્ટ ફેક્ટરીથી આખી ડોક્ટરની ટીમ આપણી વચ્ચે હાજર છે. આજે અંતિમ દિવસ છે, પણ આપણે એને અંતિમ દિવસ એટલા માટે નહીં ગણીએ કારણ કે એ લોકોએ આપણને જે માહિતી આપી છે જેટલા વિષયની, એ બધા જ વિષયો એ આપણા માટે જીવનભર લાઈવ રહેવાના છે. એટલા માટે અંતિમ દિવસ નહીં, પણ આજથી શરૂઆત થઈ છે. આજે આપણી વચ્ચે ડોક્ટર મિલનભાઈ વસાવડા, ભાવેશભાઈ, ચંદનભાઈ અને વિપુલાબેન પણ ઉપસ્થિત છે. સર્વ વિદ્યાર્થીની બહેનો પણ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં જોડાઈ ચૂકી છે. નંદિતાબેન, સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજનો ચંદનભાઈ આપણી વચ્ચે, આજની દિવસે ચંદનભાઈ આપણી વચ્ચે એક સરસ મજાનો ટોપિક લઈને આવ્યા છે, હોમ સેફટી. ઘણી વખત આપણે લોકો આપણી થોડીક બેદરકારીના કારણે ઘરની અંદર ઘણી વખત આપણે ઘરની અંદર કેટલીક નુકસાન પહોંચતું હોય છે, દાજવાથી શરૂ કરીને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ કે જે આપણી થોડી ઘણી નાનકડી ભૂલોના કારણે આપણે એનો ભોગ બનતા હોય છે. તો ઘરની અંદર આપણે હોમ સેફટી કેવી રીતે રાખવી જોઈએ, ઘરની અંદર આપણી પોતાનો બચાવ કઈ કઈ થોડી જાણકારીના આધારે અને આપણે થોડાક સાવચેત રહીએ, સાવધાન રહીએ તો કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ, એના માટે વિસ્તૃતમાં માહિતી આપશે આપણને ચંદનભાઈ. તો ચંદનભાઈ, આપને વિનંતી કરીશ કે આપ આપના ટોપિક ઉપર અમને સૌને માહિતગાર કરો. थैंक यू शोभना मैडम। आज का जो टॉपिक है, जैसा मैडम ने बताया, होम सेफ्टी, हाउस होल्ड सेफ्टी के ऊपर रहेगा पूरा। और ये एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है जिससे हम सभी को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से साल 2020 में आपने देखा कि एक छोटा सा मास्क, जो 20 के पहले काफ़ी कम ही लोग जानते थे कि मास्क क्या होता है, साल 2020 ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ठीक उसी तरह जो सेफ्टी, ये ऐसी टॉपिक है कि ना होते हुए भी जो है हर टाइम, हर समय, सुबह हमारे उठने से लेके रात के सोने के बाद भी हमारे साथ हर वक्त ये जुड़ी रहती है। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर नागर सर का, हमारे जो टीम लीडर हैं डॉक्टर वसावड़ा सर का, भावेश भाई का, शोभना मैडम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सारी टीम, क्योंकि इस सोच को, ये एक सोच है, अगर मैं सेफ्टी को कहूँ तो ये एक सोच है पॉजिटिव, सकारात्मक, और इस सोच को हमारे कॉलेज में लाया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि जो हमारे साथ टीम जुड़ी हुई है, जिस टीम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज जो बच्चियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो इनको स्लाइड्स दिखाए जा रहे हैं, आप लोग बहुत ही लकी हैं कि आप ऐसे संस्था से जुड़ी हुई हैं जहाँ पे आपको शिक्षा के अलावा इन सारी बातों से परिचय कराया जाता है। मैं फिर से जो है डॉक्टर नागर सर का, वसावड़ा साहब का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। तो चलिए आज की हम टॉपिक शुरुआत करते हैं, सेफ्टी। तो सेफ्टी क्या है, पहली चीज़ से हम बात करेंगे सेफ्टी। तो कहते हैं कि किसी न किसी नाम के पीछे उसका मतलब ज़रूर होता है। अगर मैं बताऊं तो पहले मेरा नाम चंदन है, तो चंदन यानी शीतलता, जो है शीतल, उसका एक नाम होता है। तो सेफ्टी का मतलब क्या होता है, तो जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं, सेफ्टी का जो वर्ड है SAFETY, ये जो सेफ्टी के 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, पहले आपको इनका मतलब बता देता हूं ताकि आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि सेफ्टी का मतलब क्या है। ओके, तो ये जो 6 अल्फ़ाबेट्स है, ये अपने आप में हर एक चीज़ को बयां करते हैं। जैसे पहला S, अगर सेफ्टी पूरी सेफ्टी की बात करूँ तो ये कहता है कि स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आप सावधानी बरतें। और सावधानी इसलिए बरतें जिससे कि आपको, आपके साथ, आपके आसपास लोगों को, आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो सेफ्टी का मकसद जो है यही है। तो सेफ्टी अपने आप में बयां करता है कि स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ,
कौन से काम कर रहा हूँ, किस तरीके से काम कर रहा हूँ। कोई भी काम करते हैं उसमें हमें सावधानी बरतनी है, तो ही जाके जो है सेफ्टी का मतलब पूरा होता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पहले मैं सेफ्टी पॉज यहाँ पे मैंने रखा है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि सेफ्टी हमारे जीवन में किस तरीके से अपना रोल जो है अपना कैरेक्टर प्ले करता है। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है।
तो जैसा कि आप सबने देखा वीडियो में, एक फैमिली, एक कपल जो है, ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो था जिसमें एक हेलमेट की बात की, जो क्रैश हेलमेट जो हम यूज़ करते हैं बाइक्स पे, जो हम सभी के पास घरों में है भी, और हम सभी आजकल ड्राइविंग तो करते ही हैं। बट छोटी सी किसी बात के लिए कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा सा उसमें अलग दिखूंगा, ये छोटे छोटे बहाने जो है हमारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो सेम जो है उसी तरीके का जो है आगे की हमारी जो भी लाइफ्स हैं वैसे ही होती हैं। जो भी हम काम करते हैं तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट की वजह से जो है हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो है क्या क्या हो सकता है, हम अपना बचाव कहाँ पे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रेजेंटेशन के साथ। तो होम सेफ्टी, तो हाउसहोल्ड रूटीन मैनेजमेंट विथ अटेंशन, पंक्चुअलिटी, क्लीवनेस एंड केयरफुलनेस विदाउट हैंडलिंग ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें एक वर्ड है ओवर कॉन्फिडेंस। तो कभी भी जो है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। चाहे आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको सही दिशा में लगाएंगे तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। जैसे अब हमारा अनुभव, तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि मेरी एज 30 ईयर्स है और मेरी मदर का एज हो सकता है कि वो 45-55 की होंगी। अगर हम काउंट करें कि वो 15, 16, 17 साल की जब थी तब से वो किचन में काम करती हैं, खाना बनाती हैं। आज उनको लगभग 25 साल 30 साल हो गए हैं, 30 ईयर्स हो गए हैं किचन में काम करते हुए। उनको काफ़ी सारा अनुभव है किचन का। तो क्या वो ऐसा कह सकती हैं कि 30 साल के अनुभव है उनके पास जिससे उनको आग से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता? उनका हाथ जो है 30 सालों से आग के आसपास अपना काम कर रहा है, तो क्या वो आग उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता? ऐसा वो कह सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उनका अनुभव जो है उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता, उस चीज़ से पीछे नहीं जा सकता। वो एक खतरा है, आग क्या है? खतरा है। और वो खतरा आपके कितने भी पुराने आप हो जाओ, एक इलेक्ट्रीशियन अगर ये कहे कि मैं 40 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे बिजली का झटका नहीं लगता, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये सटीक कब साबित होगा? जब हमारा वो 30 सालों का अनुभव हम उसको सही दिशा में लगाएंगे, उससे बचाव के लिए लगाएंगे, तब जाके होता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस की जो बात है, तो सेफ्टी में ये सबसे बड़ी एक अहम भूमिका इसकी होती है, कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, तो इस ये सेशन रखने का हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसा है कि आप जो है एक फ्री, एक्सीडेंट फ्री लाइफ जो आपको भगवान के द्वारा दी गई है उसका एंजॉय करें। अपने आसपास जो अपनी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें आप एक रिस्पॉन्सिबल जो है व्यक्ति की भूमिका निभाएं सेफ्टी के प्रति। जो हमारे घरों में बच्चे हैं या बूढ़े हैं या फिर हमारे माँ बाप हैं, उनको जो है चीज़ें समझाएं उनको कि सेफ्टी क्या है, कैसे है, उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हमने काफ़ी लंबे समय से अर्न किया हुआ है उसको बचा के रखें, जो हमारी प्रॉपर्टी को भी कोई नुकसान ना हो। इस कोर्स में हम क्या क्या देखेंगे, जो कि मेन जो होता है, अगर आप घरों में काम करते हैं या फिर आप घरों पे हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में, कहीं भी हैं, अगर कॉमन हजार्ड्स की बात करें, कॉमन खतरों की बात करें, तो उसमें क्या आता है? तो पहला है स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, यानी गिरना, फिसलना, किसी चीज़ में गिर जाना फिसल के। तो वो ये चीज़ हम देखेंगे इसमें कि स्लिप, ट्रिप एंड फॉल क्या है। सेकंड जो हम देखेंगे वो है कट, कि किचन में या फिर घरों में काम करते टाइम जो है हमें कट से हम कैसे बच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बर्न्स एंड स्कार्स, यानी कि जलने की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम एलपीजी सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम किचन सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेम ही रहेगा, एंड फायर सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो हमारा रहेगा वो है इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर, जो कि हमारे लाइफ में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उस बारे में।
तो अब जो चीज आती है कि पहली कोई भी घटना है, कोई भी घटना दुर्घटना चाहे जैसी भी हो, कैसे घटित होती है, तो उनके दो कारण होते हैं। एक तो होता है अनसेफ एक्ट और दूसरा होता है अनसेफ कंडीशन। अब अनसेफ एक्ट का मतलब क्या होता है? हमारे द्वारा की गई कोई भी गलत प्रक्रिया या फिर कोई भी गलत पद्धति, जैसा अभी लास्ट आपने अर्गोनॉमिक्स हजार अर्गोनॉमिक्स की जो भावेश भाई द्वारा दी गई जो सेशन था, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी पद्धति है, हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो हमारे द्वारा की गई कोई भी गलत प्रक्रिया जो है अनसेफ एक्ट कहलाती है। उसका एग्जाम्पल जैसे कि कभी सपोज हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कपड़े प्रेस करने के बाद जो है हमने स्विच तो बंद कर दिया, लेकिन टेबल पे वो जो प्रेस हमारा वैसे ही पड़ा है। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो उसको अगर पकड़ ले छू ले तो क्या होगा फिर? तो फिर दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं, नुकसान होने के चांसेस, क्षति होने की भूमिका हो जाती है। तो वो जो हमने प्रेस को छोड़ा वो हमारे द्वारा किया गया अनसेफ एक्ट था। तो उसी तरह कुछ एग्जांपल है, अनसेफ पोजीशन एंड पोस्चर्स हो सकते हैं। मेकिंग सेफ्टी डिवाइस लाइक फ्यूज इनऑपरेटिव, ऑपरेटिंग व्हीकल एट अनसेफ, गाड़ियों को स्पीड से चलाना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो एक्ट हमारी आती है कि हम गलत तरीके कर रहे हैं। सेम अनसेफ कंडीशन होता है। अनसेफ कंडीशन यानी कि हमने जो काम किया गलत पद्धति के कारण, उसके द्वारा जो चीज बन के वहां पे उभरी, वो अनसेफ कंडीशन में आ जाती है। यानी आपका जो घर का माहौल है वो कैसा है, जैसे रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर। हो सकता है कि दरवाजे के पास हमें चेयर की आवश्यकता नहीं थी, बट हमने किसी काम के लिए चेयर तो वहां पे रखा, तो हमारा कंडीशन वहां पे खराब हो गया। तो इस तरीके से जो है इन दो चीजों पे जो है आके सारी भूमिका जो है इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स की रुक जाती है। अब इनका जो एक्सीडेंट सीक्वेंस भी कुछ होता है कि पहले क्या होता है। तो फर्स्ट जो हमने बात की कि अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, अगर हमने इन दो बातों पे ध्यान दिया तो फिर हम इस सेकंड जो चीज है एक्सीडेंट के पास नहीं जाएंगे। और जब एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो इंजरी होने की संभावना नहीं होगी। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं और हमारे द्वारा किया गया काम जो है वो किसी अनसेफ कंडीशन की तरफ तो हमें नहीं ले जा रहा है। तो इन बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। ओके, तो एक्सीडेंट इन द होम कॉज्ड बाय, तो घरों में दुर्घटनाएं आम बात है, होती हैं, बट वो किस कारण से होती है? तो यहाँ पे कुछ कॉमन कारण हमने लिया है। केयरलेस बिहेवियर, ठीक है, क्रूशियस चिल्ड्रन होते हैं, फॉरगेट एल्डरली। केयरलेस बिहेवियर, अगर लापरवाही जो हमारा तरीका होता है, लापरवाह होना, अगर वो तरीका हमारे अंदर है तो वो किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अब लापरवाही कैसे? सपोज हम घर पे हैं, हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं और चार्जिंग में डाल डाल के अगर हम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एक लापरवाही कर रहे हैं, जिससे कि दुर्घटना होने के चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है वो फोन, मोबाइल फोन्स जो है ज़्यादा हीट होने की वजह से ब्लास्ट भी हो जाए, जिससे हमें दुर्घटना होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है। सेकंड होता है इनकरेक्ट यूज ऑफ सर्विसेज फॉर फॉल्टी अप्लायंसेस। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। आज जो है हमारा किचन है वो बहुत सारी दुर्घटना हज़ार यानी खतरों से भरा पड़ा है। जैसे हम जो है सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फ्रिज है, मिक्सर वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो उसके वजह से हमें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। केयरलेस स्टोरेज ऑफ हार्मफुल, अब जो है लापरवाही तरीके से किसी भी चीज़ को स्टोरेज करना, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है दुर्घटना होने में, कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत हो उसका हम वहाँ पे स्टोरेज करें, जिस चीज़ का हमें ज़रूरत ना हो उसको कहीं और हम रखें। तो वो एक रख रखाव भी जो है, आप अपने किचन में, अपने घरों में या फिर अपने क्लासरूम में आपने अपनी चीज़ों को कैसे रख रखाव रखा है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। बैड डिज़ाइन फीचर से होता है कि अगर हमने कुछ डिज़ाइन गलत तरीके से किया हो उससे नुकसान होने के चांस होते हैं। बैड लाइटिंग, यानी कि जो बिजली है वो पूर्ण रूप से है कि नहीं हमारे घरों में, वो देखना होता है, वो एक कारण हो सकता है। अनटीडनेस ऑब्जेक्ट्स ऑन फ्लोर एंड स्टेयर, ये सबसे अहम भूमिका निभाता है कि हमारे जो एरिया है वो किस तरीके से है, क्लीन है कि नहीं, टीडी है कि नहीं, वो एक देखना होता है। ठीक है। सेकेंडली आता है बैडली मेंटेन हाउसेज, फर्नीचर एंड फ्लोर कवरिंग, कि हमने किस तरीके से अपने घरों के आसपास की चीज़ों को मेंटेन करके रखा, हमने अपने फर्नीचर को कैसे रखा है। हो सकता है कुछ ओपनिंग वगैरह है हमारे यहाँ, तो उसको हमने कैसे मेंटेन किया है। तो ये कुछ जो है एक्सीडेंट्स के कॉज हैं, कुछ कारण हैं।
कि ये इस तरीके से इन कारणों से होते हैं। अगर इनमें से हम थोड़ा सुधार कर लें तो हम अपने जीवन में दुर्घटनाओं का सामना शायद कभी ना करें। तो पहला जो हमने कारण देखा था स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स, ये कॉमन कारण है, सबसे कॉमन। घरों में हम अक्सर जो है कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में हम स्लिप होते हैं, किसी चीज़ से बंद के हम ट्रिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये कॉमन कारण। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है? तो इसमें जो है टाइप्स ऑफ फॉल, गिरने के दो कारण हैं, दो ये हैं। एक तो है सेम लेवल से हम गिरते हैं और दूसरा होता है डिफरेंट लेवल से गिरते हैं। ठीक है, लेवल अलग अलग हो सकते हैं। तो पहला जो है स्लिप, कि स्लिप हम कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो किचन में होते हैं, बेडरूम्स में होते हैं और बाथरूम्स में भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लिप होके गिर सकते हैं। ट्रिप हम कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? तो हो सकता है, अब ट्रिप होने के कारण बैड हाउसकीपिंग इन किचन। अब कैसे हम ट्रिप होके किसी चीज़ में गिरेंगे? अगर हमारे घरों में किचन में जिस चीज़ का हमने, जिस वस्तु का इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल होने के बाद अगर हमने उसको प्रॉपर जगह पे नहीं रखा है तो हो सकता है उससे हमें गिरने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है इम्प्रॉपर लेआउट, ओपन कपबोर्ड्स एंड ड्रॉअर्स। जैसे हमने किसी सामान को निकालने के लिए कोई ड्रॉअर खोला, फिर उस ड्रॉअर को अंदर की तरफ धकेल के बंद नहीं किया, तो वहाँ पे हमें दुर्घटना होने के चांसेस हो सकती है। अगर अपने ज़्यादा इसमें है तो हड़बड़ी में कोई काम कर रहे हैं। गेम्स एंड टॉयज, अगर छोटे बच्चे हैं घरों में, अपने देखा होगा कि कुछ टॉयज उनके जो है इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। अगर हम काम करने जा रहे हैं और वहाँ पे जो है किसी कारणवश अगर हमारे पैरों के नीचे वो आया, उसके टॉयज, कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, तो वहाँ पे हम फिसल के गिर सकते हैं। सेम बात है फॉल्स कि हम कहाँ कहाँ पे गिरते हैं। जो फॉल होता है हमारा, वो स्टेयरकेस, सीढ़ियों पे अक्सर आपने देखा होगा, सीढ़ियों पे हम ज़्यादा फिसलते हैं। ठीक है, दूसरी जगह है स्टूल्स। जो क्लीनिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, घरों में जब क्लीनिंग करते हैं तो किसी न किसी स्टूल पे खड़े होके करते हैं, वहाँ से हम गिरते हैं। उसके अलावा लैडर्स, यानी जहाँ पे हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। स्टेयरकेस लैडर्स वो अलग हो गए। ये लैडर्स जो हम, आपने देखा होगा, जो ए टाइप लैडर आते हैं या फिर जो सीढ़ी आती है, उस पे जब हम खड़े होकर काम करते हैं वहाँ पे हम गिरते हैं। तो इनकी फॉलिंग पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है? ठीक है, क्यों हम गिरते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो ये जो हमारा फ्लोर है, जैसे पहले आपने देखा होगा, वाइप स्पिल्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, पोछा लगाते टाइम जो है वेट है, अगर कोई भी चीज़, फ्लोर अगर हमारा वेट है, गीला है, तो वहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी बनती है गिरने का। तो उसमें क्या करना है, तो उस चीज़ को जो है साफ सफाई रखना है। सेकंड जो है, डोंट लीव थिंग एंड लाइंग ऑन फ्लोर। कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी जो आपके इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, चाहे बच्चों के खिलौने हैं, आपके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उसको ऐसे ही फ्लोर पे ना छोड़ें। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग इन मडी लोन। अगर आप लोन में वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये आप ध्यान रखें कि वो मडी ना हो। ठीक है, उसके बाद है टेक केयर ऑफ वायर्स, स्ट्रिंग्स और रोप लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यू मे ट्रिप ऑन देम। जो भी सपोज जैसे प्रेस हम यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी हम नीचे बैठ के भी प्रेस का इस्तेमाल करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, वो हमने रख दिया, वहाँ से उसके जो वायर हैं वो जा रहे हैं। हो सकता है कि हमने वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन कहीं पे हमने और प्लेस किया है, उसके वायर को हमने कहीं और ले जाके उसको ऑपरेट करने के लिए रखा है। तो वो जो वायर्स हैं वो हमें ट्रिप होने में हमारी सहायता कर सकते हैं, तो उससे हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि उस टाइम हमारा ध्यान जो है अलग अलग चीज़ों में बटा होता है। तो नीचे का जो एरिया है, तो जो फॉल या फिर स्लिप एंड ट्रिप के जो केसेस हैं, उसमें सिंपल एक ही सेंटेंस है कि हमारा एक तो एरिया प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो वस्तु जहाँ पे होनी चाहिए उसको हमें उसी जगह पे रखना चाहिए। वेट फ्लोर है, वहाँ पे आपको हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना चाहिए। बच्चे के जो खिलौने वगैरह हैं वो उसके खेलने के बाद हमें उसके सही जगह पे रख देने चाहिए, ताकि वो किसी के पैरों के नीचे ना आए। तो ये फॉल जो है, स्ट्रिप, स्लिप में केसेस में ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसमें हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सेकंड, हमारे यहाँ दुर्घटना क्या होती है, घरों में हम यहाँ किचन में काम कर रहे हैं तो कट्स एंड ब्रूसेस का, यानी किसी चीज़ से हमारी उंगली कट जाना या फिर जख्मी हो जाना, तो ये दुर्घटना एक कॉमन है जो कि किचन में आम बात है, किचन में होती रहती है।
अब इसके लिए जो है हमें क्या, अब इसका कारण है कैसे होता है कट, कहाँ पे हमें ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तो पहला, किचन में जो है हमारे जो नाइफ्स होते हैं, फॉक्स होते हैं, कटर्स होते हैं, ओपनर्स होते हैं, ये सभी जो इसके इग्निशन सोर्सेज होते हैं, ये उस चीज़ को प्रभावित करते हैं किचन में, कट इन जो है आपका हजार्ड्स के लिए। तो वो क्या होना चाहिए, तो शुड बी इन गुड कंडीशन, नॉन स्लिप ग्रिप। तो पहली चीज़ वो एक अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए। जो भी हमारी नाइफ्स वगैरह हैं, फॉक्स हैं, कटर्स हैं, ओपनर्स हैं, जो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो एक अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, और उनमें जो है नॉन स्लिप ग्रिप होना चाहिए। ग्रिप इन द सेंस कि आपने देखा होगा जब हम चाकू छुरी लेते हैं उसके ऊपर जो है, जहाँ पे होल्डिंग, जहाँ पे हम होल्ड करते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाथों में ग्रिप बनी रहे। तो वैसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो खुली है तो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ओके, सो डोंट डू एनी कटिंग चॉपिंग विथ वेट हैंड्स। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किचन में काम कर रही हैं, तो हमने सब्जी को धोया, सब्जी धोने के बाद हम उसको काटने बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ जो हो गीला नहीं होना चाहिए। अगर हाथ गीला है तो मे भी वहाँ से आपका हाथ फिसल सकता है, चाकू आपकी जो है किसी और जगह पे लग सकती है। तो वेट हैंड्स नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। डू नॉट पुट नाइफ विथ यूटेंसिल्स इन द सिंक फॉर वॉशिंग। जब भी रात को, जब हम सब कुछ करने के बाद या फिर दोपहर में कभी भी जो टाइम हो, उसमें सारे जो बर्तन वगैरह हम धोने के लिए रखते हैं, तो उसमें ख्याल रहे कि किसी भी कारण से जो है, जो चाकू या फिर छुरी का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उस सिंक में ना चला जाए। अदरवाइज वहाँ पे जब आप काम करने कोई जाएंगी तो वहाँ पे आपके वो हाथों को नुकसान पहुँचा सकता है। ओके, बच्चों के लिए इसमें क्या रहता है, बच्चे कैसे, घरों में अगर बच्चे हैं या फिर उनको, उनके ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए, और उनको ये कट इंजरीज कहाँ से हो सकती हैं। तो आपने देखा होगा पेंसिल जो शार्पनर्स होते हैं उससे हो सकता है, पेन नाइफ जो है उससे हो सकता है, या फिर उनकी जो ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ज्योमेट्री बॉक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल करते टाइम उनको कट इंजरीज का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए जो है क्या है, तो नेवर यूज रेजर ब्लेड्स टू शार्पन पेंसिल। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो है रेजर जो ब्लेड्स होते हैं उससे जो है पेंसिल को शार्प नहीं करना है, उसके लिए जो शार्पनर बनाया गया है उसका इस्तेमाल करना है। रिपेयर टूल्स और हैमर, तो वो बच्चों में ध्यान, वो बच्चों के लिए बस वो है कि वो ध्यान रखें कि जो रेजर ब्लेड्स है उसका इस्तेमाल ना करें। फिर इसके बाद हमारी कट इंजरीज कहाँ पे हो सकती हैं, तो जब हम किसी टूल्स को रिपेयर करते हैं, होता है ना, घर में हम बैठ जाते हैं किसी चीज़ को मरम्मत करने के लिए। तो मरम्मत करने के लिए हम उस चीज़ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो हैमर यूज़ करते हैं, सीजर यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कट इंजरी में हमारे सहायक होती हैं, तो इसका भी इस्तेमाल हमें ध्यान से करना चाहिए। तो इसलिए यूज राइट टूल फॉर राइट जॉब, यानी सही काम करने के लिए सही टूल्स का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, सेकंड कट इंजरीज कहाँ हो जाती है, कहाँ पे हो सकती है, तो सपोज किसी कारणवश जो हमारे घरों में हम ग्लासेस यूज करते हैं, कांच कांच की जो किसी कोई पदार्थ या फिर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़ हम जो कांच से रिलेटेड हम यूज़ करते हैं, अगर वो कांच टूटती है, टूट किसी कारणवश उसका नुकसान होता है, तो वहाँ पे जब हम उसको उसके क्लियर करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कट इंजरीज का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नॉट विथ वेयर एंड, खाली हाथों से तो कभी भी कांच को जो है साफ सफाई के लिए नहीं उठाना है, या फिर साफ सफाई उसकी नहीं करनी है जमीन से। स्विप विथ ए ब्रूम और ब्रश इनटू डस्टपैन, जो हमारा डस्टपैन है उसको ब्रश की सहायता से, या फिर जो जो उसमें हम डालते हैं उसको, तो ब्रश की सहायता से उसको करना है, या फिर झाड़ू की सहायता से ही उसको उठाना है। अपने हाथों से टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को कभी नहीं उठाना है हमें, इससे जो आपको कट इंजरीज का सामना करना पड़ सकता है। पुट योर शूज और स्लीपर्स वाइल क्लीनिंग, आप अपने जूते और चप्पल जो है हमेशा पहन के रखें। जब भी आप टूटे हुए जो कांच के टुकड़े हैं उसके आसपास अगर आप काम कर रहे हैं, उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके होने चाहिए, ताकि जिससे कि आपके पैरों को नुकसान ना पहुंचे। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कहा गया है कि शार्प थिंग्स इन ए सेफ प्लेस। जो भी किचन में रखे गए जो आइटम्स हैं उसको, जो शार्प चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से रखें। ठीक है, हमेशा जो है आप जब भी नाइफ को या फिर फॉक्स को रखते हैं, तो उसका जो
पोर्शन होता है पकड़ने वाला वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिससे कि सपोज आप कभी लेने जाते हैं तो उसका जो शार्पन एज है वो आपके हाथों में ना लगे। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो ये कट इंजरीज हो सकती हैं जहाँ पे हम जिस तरीके इसका बचाव कर सकते हैं इन सब बातों का ध्यान रखते हुए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स। अब हमारे जो किचन में जो है अगर बात की जाए तो हमारे किचन में इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है पोर्टेबल टूल्स बहुत ज़्यादा है मात्रा में है। तो उनका अगर हम रख रखाव हो या फिर उनका इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा भी हमारा गलत हुआ तो हमें किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है उसमें इस स्लाइड में हम देखेंगे आगे। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर एंड शॉक हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता हो या फिर आपको बिजली का झटका लग हजार्ड जो है लगने का झटका वो है, तो उसमें हम किस तरह से सावधानी रख सकते हैं। तो पहली चीज चेक वायर एंड प्लग। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ घरों में जो वायर्स और प्लग्स लगे हुए हैं उनको एक बार उनकी जांच होनी चाहिए या फिर उन पे देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के हैं, क्या वो अपने सही तरीके से लगे हुए हैं, कहीं से कोई वायर जो है कटा हुआ तो नहीं है। अगर मान लो घरों में हमारी वायरिंग है, अगर वो कहीं से भी एक वायर कट जाता है तो फिर पूरे घर में जो है करंट आने की संभावना हो सकती है, जिससे कि घर में रहने वाले सभी लोगों को किसी घटना का शिकार होना पड़ सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो भी हम वायर्स या फिर प्लग्स का इस्तेमाल करते हैं वो उनकी कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। सपोज अगर 3 प्लग है, मोस्टली आपने देखा होगा कि 3 प्लग का हम पिन अगर प्लग इस्तेमाल करते हैं उसमें से अगर ऊपर वाला एक टूट जाता है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको निकाल के हम 2 ही प्लग वहां पे लगा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 3 प्लग जो है उसमें क्या है। तो उसमें जो एक चीज है वो आपकी अर्थिंग के लिए है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो आपकी अर्थिंग के लिए होता है, और बाकी नीचे के जो 2 पिन रहते हैं उसमें आपके वायर कनेक्शन होते हैं 2 कोर के। तो मेन जो ऊपर वाला अर्थिंग वाला है वो हमेशा आपके साथ वो आपके प्लग में होना चाहिए। इसलिए कभी वो निकल भी जाता है तो हमारा काम तो चलते रहता है लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो हमारी अर्थिंग के लिए किसी कारण से अगर करंट लीकेज हुआ, बिजली का लीकेज हुआ आपके घर में, तो वो आपकी इक्विपमेंट को और आपको प्रोटेक्ट करता है वो अर्थिंग सिस्टम। तो मेन घरों में जो है अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। इसका हमें जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन है जिससे हमने वायरिंग करवाया है उससे आप एक बार अंदाजा लगा के पूछ सकते हैं कि इसमें हमारा अर्थिंग का वायर कहाँ पे है। तो घरों में जो है जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसमें अर्थिंग प्रॉपर सिस्टम से होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली उसमें ध्यान रखना चाहिए कि नेवर रन अंडर द मैट और कारपेट। किसी भी वायर को जो है कारपेट के नीचे से वगैरह से या फिर मैट के नीचे से पास नहीं करना चाहिए, जिस नहीं तो उससे दुर्घटना होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो वायर कटा हुआ हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, मोस्टली इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशंस घरों में पाए जाते हैं जो एक देखा जाता है तो ये होता है, इसमें सेकंड जो लाइन है, नेबर प्लग इन मोर देन 1 अप्लायंसेस इनटू 1 सॉकेट। आपने देखा होगा कि एक 3 प्लग का हम जो है पिन यूज करते हैं, उसमें टीवी का, नीचे से डिस्क का, ऊपर से होम थिएटर का, मतलब 3-4 तो एक प्लग में डाल ही देते हैं, जिससे उसकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके क्या होगा वो ब्लास्ट होगा और इलेक्ट्रिकल फायर हजार्ड जो है क्रिएट करेगा वहां पे, जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होगा और साथ ही साथ ह्यूमन जो सेफ्टी है उसका भी नुकसान, जो वहाँ पर इंसान है उनको भी नुकसान कर सकता है। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो 1 प्लग जो 3 प्लग हम यूज करते हैं वो ठीक है, टॉप पिन जो है वो है, बट उसमें सिंगल ही होना चाहिए, उसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक अप्लायंस के लिए जो भी आपका एक इक्विपमेंट है उसके लिए सिर्फ एक ही सॉकेट होना चाहिए, एक से ज्यादा का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी लोड कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। यूज अप्लायंस विथ 3 पिन प्लग्स ओनली, जो हमने बात की, जो 3 पिन के जो प्लग्स होते हैं वो हमेशा हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक जो उसमें होता है वो आपकी अर्थिंग सिस्टम के लिए होता है, वो पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो अर्थिंग के लिए होता है, और अर्थिंग जो है इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज के लिए। अगर अर्थिंग नहीं हुआ, अगर इलेक्ट्रिकल लीकेज हुआ तो फिर वो जो करेंट है वो पूरी तरह फैल सकता है और उससे इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली जो है हमें ध्यान रखना चाहिए जो क्रैक्स, जो हमने बताया वायर कनेक्शन है या फिर वायर है, प्लग है, कोई भी हो, उसमें क्रैक्स यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए, और साथ ही साथ लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लूज कनेक्शन होगा तो फिर वो इलेक्ट्रिकल फायर हजार्ड को क्रिएट करता है, यानी विद्युत की जो आग की जो घटना है उसमें वो क्रिएट करता है उसको, इसलिए ध्यान रखना चाहिए।
सो नेवर ऑपरेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स और वेट क्लॉथेस और शूज। तो कभी भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि जो विद्युत से चलने वाली जो आपके उपकरण हैं, चाहे आप मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी इक्विपमेंट को, अपने चार्जर को भी प्लग लगाने के लिए उसको जाते हैं बोर्ड इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरफ, तो ये ध्यान रहे कि आपके कपड़े, आपके जूते या फिर आपका हाथ जो है गीला नहीं होना चाहिए, भींगा हुआ नहीं चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसमें। अदरवाइज वाटर जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल का, तो आपको आपकी तरह खींच के और आपको बिजली का झटका दे सकता है, जिससे कि हमें कुछ बड़ी दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे, किचन में ये मोस्टली कॉमन थिंग है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये देखा जाता है कि हम वहीं पे काम करते हैं, कभी बर्तन धो रहा है, कभी ग्लास धो लिया, फिर उसी हाथ से फिर हम किसी अप्लायंसेस को चला रहे हैं, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों में वहाँ पे हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल अपने खुद को भी, अपने ऊपर भी अप्लाई करें, और साथ ही साथ आपके घरों में जो हैं उनको भी बताएं कि ऐसा ना करें, वो हाथ को अच्छे से पोंछ के फिर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर एंड शॉक हजार्ड के लिए? बच्चों के लिए क्या ध्यान रखना है हमें, अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों जो हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं जो वो अगर इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड की तरफ हैं, तो वो क्या होता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो बच्चे जो है उंगली डालने का प्रयास करते हैं स्विच बोर्ड में, तो उस पर ध्यान रखना है आपको। या फिर कोई स्टिक डालते हैं, पेंसिल डालते हैं, तो ये सारे बात को ध्यान रखना है। और अभी जो मार्केट में, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो मार्केट में बहुत सारे जो हैं सिस्टम्स हैं इसके लिए। अगर आप प्लग की बात करें, जो स्विच बोर्ड है उनके लिए सेफ्टी कवर आता है, तो वो आप लगा सकते हैं, जिससे कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, किसी कारण से हो सकता है आप कहीं काम में बिजी हो, वो हाथ इधर उधर कर दे, तो फिर उससे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, अगर घर में बच्चे हैं तो उनके लिए सावधानी हमें ये रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल जो गैजेट है, वो ऑपरेशन करने के बाद या फिर ऑपरेशन करते टाइम उसको छोड़ के आपको नहीं जाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि अगर सपोज हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, और कपड़े प्रेस करके हमने वहाँ पे स्विच तो बंद कर दिया, लेकिन उस प्रेस को वहाँ से नहीं हटाया, अगर वो बच्चे के अप्रोचेबल में है, तो फिर वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बच्चे हैं, वो आपको करते हुए देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो भी छूने का प्रयास करें। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल के बाद उसको स्विच ऑफ करना है, पहली बात। और सेकंड, अगर वो हॉट मटेरियल है, हॉट प्रोडक्ट है, हॉट गैजेट है, तो उसको वहाँ से तुरंत हटा देना है, जिससे कि वो दूसरे किसी के में ना आए। सो आपको ध्यान क्या क्या रखना है हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, जो है क्या क्या करना है, तो हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ ड्राई हैंड, सूखे हाथों से ही जो है आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का ध्यान रखना है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है कैन बी कंडक्टेड बाई वाटर, तो वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, उसको लेके साथ चलता है, इसलिए उससे बचाओ। बिजली और पानी का कभी साथ नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सो डोंट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स एंड प्लग्स, जो भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स एंड प्लग्स हैं उससे उसके साथ छेड़छाड़ या फिर उसके साथ किसी प्रकार का खेल नहीं करना चाहिए। ऑलवेज स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिफोर पुलिंग आउट द प्लग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे हमने बताया कि हमेशा ये ध्यान रखें कि इस्तेमाल करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस जो भी हैं, उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है, उसको स्विच ऑफ करके ही रखें। ठीक है, तो ये सारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अब आती हैं चीज़ें कि बर्न्स एंड स्कार्स। जब किचन में या फिर घरों में काम करते टाइम कुछ बर्न्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, उसमें हम क्या करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सो डोंट प्ले विथ फायर। आग ऐसी चीज़ है जिसके साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आग के साथ किसी प्रकार का मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग जो है आपको जलाने के लिए सक्षम है, आपको बड़ी दुर्घटना की तरफ मोड़ने के लिए सक्षम है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी आप काम करते हैं तो डोंट प्ले विथ फायर, आग के साथ किसी प्रकार का खेल नहीं होना चाहिए। डोंट टच हॉट स्टोव्स, केटल्स और हीटर्स, दे कैन बर्न यू। ध्यान रहे कि किसी प्रकार का जो भी हॉट स्टोव्स वगैरह हैं, केटल्स वगैरह हैं, या फिर कोई भी यूटेंसिल्स जिसका हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, अगर गर्म है तो उसको हमें किसी भी तरीके से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैंडल केयरफुली बॉइल्ड वाटर एंड अदर सिमिलर थिंग्स। केयरफुली जो है हमें हैंडल करना है। अगर कोई बॉइल्ड वाटर वगैरह, अगर हमने कुछ पानी गर्म किया हुआ है, या फिर इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं जो कि गर्म हो,
गर्म चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमें हैंडल करना है जिससे कि हमें नुकसान ना पहुंचाए। नेवर नेवर कीप केरोसिन कैन इनसाइड द किचन ऑन सेल्फ। किचन में हमेशा ध्यान रहे कि जो केरोसिन होता है उसका कैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट की अगर हम बात करें, अभी हमारे सभी किचन में एलपीजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा खतरे का प्रतीक है। एलपीजी सिलेंडर हम उसका इस्तेमाल सभी करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां जो हमें हमेशा बरतनी चाहिए जिससे कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। तो अगला जो टॉपिक है सेम उसी के लिए, एलपीजी या प्रोडक्ट। अब वो क्या क्या है, तो जैसा आपको पता होगा कि एलपीजी जो है मिक्सर ऑफ कमर्शियल ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो गैस है उसके मिक्सर के द्वारा बनाया गया। इसका सोर्स क्या है, रिफाइंड एंड नेचुरल गैसेज है। ओके, तो लिक्विड एलपीजी लाइटर देन वाटर। लिक्विड जो एलपीजी है वो पानी से भी हल्का होता है। एंड एलपीजी वेपर इज ट्वाइस हेवी एज एयर। तो जो एलपीजी का वेपर यानी जिससे गैस निकलती है वो दोगुनी एयर से जो है, हवा से दोगुनी हेवी होती है। एलपीजी इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। एलपीजी जो है कलरलेस होता है, रंगहीन होता है और सुगंधहीन होता है। ठीक है, मेड ऑर्डर्स विथ एथिल मेरा कैप्टन। इसका जो है, इसको ऑर्डर में बनाने के लिए इसमें एथिल मेरा कैप्टन का इस्तेमाल, जो गैस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो एलपीजी इज नॉट ए पॉइजनस। एलपीजी जहरीला नहीं होता है, ये जो है एक सेफेस्ट फ्यूल है, मतलब एक ऐसा फ्यूल है जो कि सुरक्षित फ्यूल है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी कारण से इसका घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये इस कारण को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सिर्फ एक पॉइजनस नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत ही खतरनाक है। तो एलपीजी का जब हम इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे यहाँ सिलेंडर्स आते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए वो हम देखेंगे। तो एलपीजी इंस्टॉलेशन, पहले की जो बात है, सबसे पहली बात कि जब एलपीजी का इंस्टॉलेशन हम करते हैं अपने घरों में, उसको हम लगाते हैं, तो क्या क्या है चीज़ें उसमें आती हैं। तो हॉट प्लेट, सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर एंड रबर ट्यूब, ये 4 चीज़ें उसमें आती हैं। इसके इंस्टॉलेशन के लिए 4 चीज़ें का होना आवश्यक है। ठीक है, किचन। अब इंस्टॉल तो हमने कर दिया, लेकिन उसके लिए क्या सावधानी रखना है किचन के अंदर, क्या क्या, जहाँ पे हमने अपने स्टोव को रखा है उसके लिए क्या सावधानी है जब हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा है कि डू नॉट प्लेस बर्नर नियर द विंडो। कभी भी खिड़की के पास जो है, खिड़की के आसपास जो है, जो हमारा स्टोव का बर्नर वगैरह है वो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी हम खाना बना रहे हैं तो खिड़की खोल के बनाते हैं। अगर आपके यहाँ एग्जॉस्ट फैन नहीं है, वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, तो फिर खिड़की खोलना पड़ता होगा। तो वो क्या है, जो भी जब आप सिलेंडर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके जलने में अवरोध पैदा करेगा और उसका फ्लेम भी इधर उधर जाएगा, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो विंडो के पास उसको प्लेस नहीं होना चाहिए, विंडो से थोड़ी दूर होनी चाहिए। ओनली 1 एलपीजी कनेक्शन इन ए किचन। तो एक किचन में सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए एलपीजी का। ठीक है, नो अदर सोर्स ऑफ इग्निशन लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, किरोसिन स्टोव etc। जहाँ पे आपने एलपीजी का स्टोरेज किया है वहाँ पे किसी भी प्रकार का और भी कोई भी जो इग्निशन सोर्स उसको नहीं मिलना चाहिए। उसको जलने के लिए सहायक हो ऐसी किसी भी चीज़ का उसके आसपास रहना खतरनाक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जहाँ आपने एलपीजी सिलेंडर्स रखे हैं, जहाँ पे आपने स्टोव रखे हैं, उसके आसपास जो है उसको जलाने में मदद करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, जैसे किरोसिन हो गया या फिर हीटर्स वगैरह हो जाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। एलपीजी बर्नर ऑन अ प्लेटफॉर्म, सो इट इज ऑलवेज अबव द टॉप ऑफ द सिलेंडर। जब हम इंस्टॉलेशन इसका करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रहे, और हमेशा पाया जाता है कि वैसा ही रहता है, बट हमें ध्यान ये रखना है कि एलपीजी सिलेंडर नीचे होगा और उसका स्टोव हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये एक इसका थंब रूल है, ये ऐसा ही होना चाहिए। नो सेल्फ अबव एंड अक्रॉस द बर्नर। ठीक है, सेल्फ के किसी भी चीज़ का बर्नर के ऊपर कोई भी सेल्फ वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई नुकसान ना हो। सो अब इसका रख रखाव कैसा होना चाहिए, एलपीजी सिलेंडर्स का रख रखाव कैसा होना चाहिए। तो ऑलवेज कीप द सिलेंडर इन वर्टिकल पोजीशन। हमेशा ये खड़े स्थिति में होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन नामक जो है गैस रहती है, गैसों का मिश्रण होता है ये। और जब आप इसको सोई हुई स्थिति में रखेंगे तो ये दोनों गैसेस जो है आपस में बढ़ जाती हैं, जिससे कि ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। इसमें थोड़ा सा भी घर्षण हुआ तो फिर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। और आपने बहुत सारी जगह सुना भी होगा
न्यूज़ में देखा भी होगा कि सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, तो उनका ब्लास्ट होने का रीज़न भी एक ही होता है। तो हमेशा जो है कोई भी सिलेंडर आपको हमेशा खड़े स्थिति में रखना है, यानी वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। सेकंड, आपको दूसरा ध्यान क्या रखना है, सिलेंडर मस्ट बी इंस्टॉल अबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, नेवर बिलो ग्राउंड लेवल। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम बेसमेंट बना देते हैं ना, किचन हमारा है, उसके अंदर हमने बेसमेंट बना दिया, फिर उसके लिए हमने दरवाजा बना दिया, उसको ढक के रख दिया कि नहीं दिखे, हम मेरा किचन एकदम साफ सुथरा दिखाई दे, सिलेंडर्स नहीं दिखना चाहिए। वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। कभी भी उस प्रकार के सिलेंडर्स के लिए अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए। सिलेंडर्स हमेशा ओपन में होना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, कभी भी ग्राउंड लेवल के नीचे नहीं, किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखें, नॉट मोर देन 2 सिलेंडर शुड बी स्टोर इन ए रूम। तो मिनिमम फ्लोर एरिया जो 10 स्क्वायर मीटर का अगर है आपका किचन, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिलेंडर्स रख सकते हैं, बट जिस सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ में जो है दूसरा सिलेंडर नहीं होना चाहिए, उससे जो है अलग उसको रखना है, हटा के किचन में रख सकते हैं बट उसको अलग रखना है, ताकि अगर सपोज किसी भी कारण से लीकेज हुआ, किसी भी कारण से कुछ फायर इंसिडेंट हुआ, तो फिर दूसरे सिलेंडर में ना पहुंचे। ठीक है। और क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, तो इसमें ऐसा रख सकते हैं कि डू नॉट कीप सिलेंडर्स एक्सपोज टू सन, रेन, डस्ट एंड हीट। सिलेंडर्स को जो है थोड़ा सा धूप, पानी और उष्मा से जो है बचा के रखना है हमें। डोंट कीप एम्प्टी और फिल्ड सिलेंडर्स विदाउट सेफ्टी कैप। आपने देखा होगा कि जो हम जब सिलेंडर्स लेते हैं उसके बाद जो कैप हम निकालते हैं, तो वो तो एक पहले जब आता है तो लगा हुआ होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल होने के बाद अधिकांशतः ये देखा जाता है, ये पाया जाता है कि जो उसके कैप है वापस उसमें लगा के हम नहीं रखते हैं, जो कि जो है दुर्घटना का कारण बनता है। सिलेंडर ब्लास्ट होने में उसकी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आप 100% जो सिलेंडर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें कुछ उसके अंश, कुछ भाग जो है बचे हुए रहते हैं सिलेंडर में, वो पूरी तरीके से खाली नहीं होती है कोई भी सिलेंडर। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि उसका जो सेफ्टी कैप दिया हुआ है वो खाली हो या भरा हो सिलेंडर, वो सेफ्टी कैप लगा होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। किचन शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड शुड हैव क्रॉस वेंटिलेशन। जो भी हमारा किचन है वहाँ पे या तो एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए या फिर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का आने जाने का कुछ साधन होना चाहिए जिससे कि वहाँ पे वो चीज़ें बनी रहें। द बर्नर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विच और प्लग पॉइंट्स। किचन में हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक साइड में फ्रिज रखा होता है, दूसरी जगह पे हमारा जो मिक्सर वगैरह रखे रहते हैं, फिर ठीक उसके ऊपर कहीं हम आसपास हमने आरओ भी लगा के रखा है जो उसके भी प्लग होते हैं। तो जहाँ पे आपने बर्नर, आपका जो स्टोव है, उसके आसपास, उसके सराउंडिंग एरिया में किसी भी प्रकार का जो है वायरिंग, ना केबल का आना जाना होना चाहिए, ना कोई भी स्विच और प्लग होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड ना हो वहाँ पे। और आपको पता है कि अगर बिजली के वजह से इसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ तो फिर ये दोनों मिलके बहुत बड़ा धमाका करते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि स्टोव के आसपास ऊपर वैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो कि जलने में इसकी सहायता प्रदान करे। ओके। अब ये इतना हजारस चीज है, ये खतरनाक चीज है, और ये हम कहाँ से लेते हैं? हम इसका निर्माण तो खुद करते नहीं हैं, हम दूसरों से लेते हैं, कोई और हमें आके दे के जाता है। तो वो जो दे के जा रहा है वो सही है या गलत है, कैसा है, उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हम सभी का अधिकार है, सिलेंडर जो एलपीजी पेट्रोलियम एक्ट है उसके अंदर हमारे लिए कुछ अधिकार बनाए गए हैं। तो जो हमारा कुछ अधिकार है जिसका हम पालन बहुत कम ही लोग करते हैं, तो वो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अधिकार क्या क्या है। तो जब भी सिलेंडर डिलीवरी के लिए आता है तो आप 2-3 चीज़ें जो है चेक कर सकती हैं, जिसमें क्या होता है कि उसका पहले तो आप सील चेक कर लो कि वो जो सील लगा हुआ है वो प्रॉपर है, वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है। ठीक है। अगर सील टूटा हुआ है तो उसका सेफ्टी कैप उसमें लगा होना चाहिए और वो नेट फ्लेम के आसपास नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है उसका, उसमें ओरिंग आती है, जब सिलेंडर आप लेते हैं ना उसके नीचे ओरिंग आती है, वो ओरिंग भी बराबर काम करनी चाहिए। अब ओरिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे चेक करेंगे? तो आप जब सिलेंडर खाली होता है, जब डिलीवरी के लिए आता है, तो आपका जो रेगुलेटर है उसमें लगा के आप चेक कर लो, वो कर सकते हैं। कनेक्ट द सिलेंडर टू बर्नर टू चेक द वाल्व लीकेज। आपको सिलेंडर जो है चेक करके ही लेना है।
डिस्कनेक्ट, पुट बैक द सेफ्टी कैप एंड स्टोर। अगर सब कुछ सही है तो आप उसको वहां से निकाल के सेफ्टी कैप लगा के आप स्टोर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो भी आपका डिलीवरी बॉय है वो वहीं खड़ा रहेगा, और ये हमारा अधिकार है कि ये सब चीज़ों को हम चेक करके ही सिलेंडर लेंगे। अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं। सेकेंड, हम सभी, आपको पता होगा कि आपने देखा होगा सिलेंडर्स जब हमारे घरों में आते हैं तो एक तो रेड कलर का होता है जो कि खतरे का निशान है, और सेकेंडली आपने देखा होगा उस पर कि उसकी जो ऊपर की जो पाइप्स होती हैं उसके ऊपर कुछ मार्क होता है। मार्क इन द सेंस कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ABCD, ये मार्क होते हैं और उसका नंबर होता है, आगे की नंबर। ये क्या हमें बताते हैं, ये हमें क्या बताते हैं? ये जो ABCD लिखे रहते हैं ना, ये क्वार्टर वाइज सिलेंडर्स होते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। ये एक क्वार्टर में जो है सिलेंडर ए कैटेगरी का जो है जिसपे ए लिखा होगा उसी की डिलीवरी आपको मिलेगी। अगर वो डी है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि मुझे ये डी का नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिसंबर महीने का है, यानी पिछले साल का सिलेंडर है, और उसके जो आगे जो चीज़ लिखी होती है डेट उसका रहता है कि कब उसको रिफिल किया गया था। तो आपको जो है क्वार्टर भी चेक करना है, ABCD, ठीक है, वो ABCD लिखे होते हैं उस पर, तो वो क्वार्टर होता है। ए क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, बी मतलब अप्रैल, मई, जून, सी उसके आगे, डी उसके आगे, तो ये क्वार्टर वाले होते हैं। तो आपको जब डिलीवरी आप ले रहे हैं सिलेंडर्स की, तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि वो किस क्वार्टर का आप ले रहे हैं। अगर वो किसी और क्वार्टर का देता है तो आप उसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं और उसको चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। ये सब हमारा राइट्स है, ये हमारा अधिकार है। ओके, तो जब डिलीवरी देने आता है बंदा तो हम ये सारी चीज़ों को करके जो हमारा राइट्स है उसको हम अपना सकते हैं और हम अपनी सेफ डिलीवरी ले सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ को ला रहे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और उस चीज़ को ऐसा आदमी ला रहा है जिसको हम जानते भी नहीं हैं। तो जो प्रोसीजर एंड जो प्रक्रिया बनाई गई है उसका अगर हम पालन करें तो हम अपने परिवार को तो सुरक्षित रख पाएंगे इन सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए डिलीवरी के टाइम। कुकिंग के टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है? पहले तो जो सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से प्लान कर लेनी है, और जो फ्रिज से जो भी हमें ठंडी मटेरियल्स या फिर जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख देना है ताकि वो चीज़ें सही हो जाएं। और किचन में जब कुकिंग टाइम करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें एग्जॉस्ट फैन होना बहुत ज़रूरी हो, ताकि आपका जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो मेंटेन हो जाए। ओके, अब जब सिलेंडर्स का हम उपयोग करते हैं, उसको जब हम लाइटनिंग करते हैं, उसको जलाते हैं, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो सी दैट बर्नर नोब्स आर इन क्लोज कंडीशन। जो हमारा स्टोव है, जैसे ही आप सिलेंडर को नीचे के जो उसका नोब है उसको ऑन करती हैं, आपका ऊपर का नोब बंद होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऊपर का नोब खुला हुआ है, आपने नीचे से सिलेंडर ऑन किया तो फिर तुरंत गैस निकलना चालू होगा, और आप जैसे ही मैस्टिक या फिर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होने यानी ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका बर्नर है उसका नोब हमेशा बंद होना चाहिए, सिलेंडर का भी बंद होना चाहिए, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो चीज़ इंश्योर कर लेना है। स्विच ऑन द पीआर नोब, उसके बाद आपको पीआर नोब जो सिलेंडर का हमें वो ऑन करना है। फिर लाइट द लाइटर या मैच स्टिक, और बर्नर के जो माचिस को जला के आपने नीचे से सिलेंडर को ऑन कर दिया, उसके बाद बर्नर के ऊपर जो है माचिस जला के आपको होल्ड करना है। उसके बाद जो है आपको बर्नर का जो नोब है उसको ऑन करना है, तब जाके वो सिलेंडर को हमें जलाना होता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं करना है कि हमने बर्नर का भी नोब ऑन कर दिया, नीचे से सिलेंडर भी ऑन कर दिया, फिर उसके बाद हमने माचिस लगाया, तो फिर ब्लास्ट होने की संभावना होगी, एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं, तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो यूज ओनली कॉटन क्लॉथेज, हमेशा ध्यान रहे कि किचन में जो है अदर मटेरियल्स अलाउ नहीं होंगे, नहीं होते हैं। कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करिए जो आपका पहनावा है उसमें, या फिर जो है उस पर एप्रॉन डाल के आप काम कर सकते हैं जिससे कि आपका जो कपड़ा है वो बचा रहे। अवॉइड लूज क्लॉथिंग, ढीले कपड़े का इस्तेमाल किचन के अंदर नहीं करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कोई नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। वाइल यूजिंग प्रेशर कुकर इंस्पेक्ट दैट प्रेशर वाल्व इज वर्किंग प्रॉपरली। अब ये मेन चीज़ें हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं
कुकर की वजह से ब्लास्ट होता है। हमने बहुत बार ऐसा पाया जाता है, आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कुकर का जो विसिल जो हम कहते हैं, अगर वो खराब है, काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम उस कुकर का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हम जो है खतरे को बुलावा देते हैं अपने घर में उस तरीके से। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो इसका मतलब वो किसी न किसी रूप में खराब है, और खराब है तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें लगता है अरे सीटी तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है, हमारे लाइफ पे प्रभाव डालता है। उस ऐसे चीज पे प्रभाव डालता है जो कि हम एक बार मिली है, दूसरी बार मिलने की संभावना नहीं है, जो भगवान ने हमें शरीर दिया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको बनवाएं, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यूज लीड फॉर यूटेंसिल्स एज फार एज पॉसिबल। जो भी आप कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो लीड का इस्तेमाल करिए। यूज ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कुकिंग। पानी का इस्तेमाल भी पर्याप्त मात्रा में करें जब आप खाना बनाते हैं या फिर किचन में काम करते हैं। ओके, मोस्टली जब है छोटे बच्चे अगर घर में है तो लिफ्टेड चाइल्ड में जंप ऑन बर्नर, सो कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम किचन। बच्चों को हमेशा जो है किचन से दूर रखना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं ना, उन उनके लिए जो ये दुनिया है वो नई है, वो नई नई चीज़ों को देखते हैं, फिर उनके अंदर कुछ फीलिंग्स आती है तो उसको वो छूना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। तो अगर छोटा बच्चा, अगर उसको हम गोद में लेके खाना बना रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि हो सकता है बच्चा जंप कर सकता है उस चीज़ को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो पहली बार देख रहा है उस चीज़ को, तो उसके अंदर वो जानने के लिए उत्सुक है वो, तो कुछ भी कर सकता है। तो लिफ्टेड चाइल्ड जो है हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि हम बच्चों को गोद में लेके किचन में काम ना करें। ओके, ड्यूरिंग कुकिंग थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि वंस बॉइलिंग पॉइंट इज इज रिड्यूस फ्लेम। जब भी फ्लेम जो हम जिस चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर वो चीज़ एक पर्याप्त मात्रा में आके गर्म हो चुकी है तो उसके बाद आपको फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए जिससे कि वो बनी रहे। इंश्योर ब्लू फ्लेम, क्लीन द बर्नर रेगुलरली। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं तो जब सिलेंडर हम फर्स्ट डे लगाते हैं उस दिन उसका फ्लेम ब्लू होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब खत्म होने लगता है तो उसका वो जो कलर है वो डाउन होने लगता है। तो हमेशा देखें जब ब्लू फ्लेम है तो आपका सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में चल रहा है। अगर कलर चेंज होता है तो उसको बदलने की आवश्यकता है। और उसके जो क्लीन द बर्नर रेगुलरली, जो उसका बर्नर है उसको प्रॉपर तरीके से रोजाना, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन, जो उसका किचन का बर्नर है वो रेगुलर साफ होना चाहिए, रेगुलरली। जब आप रात को खाना पीना बन जाता है उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। डू नॉट लीव द बर्नर अनअटेंडेड, कीप अवे फ्रॉम टीवी सेट, फोन वाइल कुकिंग। जो हमने बोला कि बर्नर को ऐसे ही अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आप कुकिंग करते हैं तब थोड़ा सा मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल और टीवी वगैरह से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए जब आप कुकिंग करते हैं, क्योंकि आप उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपकी थोड़ी सी छोटी सी चूक आपको बड़े हादसे का शिकार बना सकती है। तो वो छोटी सी चूक से बचने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को, अपने टीवी को दूर करना पड़ेगा अगर हम उस हजार्डस एरिया में खड़े हैं तो। रेगुलर मेंटेनेंस क्या होता है? अब ये एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मे भी बहुत ही कम घरों में इसका देखने को पाया जाता है, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आज आप लोग जो इस सेशन में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आपके घरों में चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद जो एलपीजी सिलेंडर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो उसके अंदर जो प्रोडक्ट लगाए गए हैं, सबका एक क्षमता होता है, एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिट होता है कि वो कितने सालों तक चलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो बर्नर और एलपीजी सिलेंडर्स के बीच का जो ट्यूब लगा होता है वो हमारे घरों में कितने सालों से है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके यहाँ, मेरे यहाँ जो है, हो सकता है कई सालों से हो, क्योंकि वो जब तक चलता है तब तक हम चलाते हैं। तो वो चीज़ों में क्या क्या हमें ध्यान रखना है, देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, आपको रेगुलरली जो है उसके जो क्रैक्स हैं उसको चेक करते रहना है कि ये सही है कि नहीं, इसमें कोई क्रैक है कि नहीं, कहीं से लीकेज तो नहीं है। ठीक है, और गेट योर इंस्टॉलेशन चेक बाय ट्रेन मैकेनिक। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए लिक्विड पेट्रोलियम जो एक्ट है, पेट्रोलियम एक्ट के तहत जहाँ से हमने सिलेंडर्स लिए हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको बताना होगा कि आप हमारे यहाँ आके एनुअल मेंटेनेंस करके जाओ। बहुत जगह पे नहीं किया कराया जाता है इस चीज़ को। हम कभी एनुअल मेंटेनेंस के लिए नहीं बुलाते हैं, हमारे यहाँ घर पे सिर्फ सिलेंडर डिलीवरी बॉय ही आता है। लेकिन आपको इस बात का पता होना आवश्यक है कि आप जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आप उसके पास उसको बुला सकते हैं आपके एनुअल मेंटेनेंस चेकअप के लिए, कि हमारे यहाँ जो ये चेकअप करके जाइए कि हमारा सिलेंडर जो ट्यूब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अब सही मात्रा में सही सुरक्षित है या नहीं है। अगर नहीं है तो बदलने की आवश्यकता है, तो वो आपको सजेस्ट करके जाएंगे। तो वो एक जो है एनुअल मेंटेनेंस तो होना चाहिए। ठीक है। रिप्लेस रबर ट्यूब वंस इन ए 2 ईयर। ठीक है। जो रबर ट्यूब है उसका जो है अगर बात करें तो हर 2 सालों में हम उनको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी होती है। भले हम उसका इस्तेमाल कई सालों तक करते हैं, कुछ होता नहीं है, वो अलग की बात है, बट सेफ्टी सिस्टम की देखा जाए कि हम खुद को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, तो 2 सालों में हमेशा चेंज हो जाना चाहिए। नो डेकोरेटिव कवर फॉर रबर ट्यूब। कोई भी डेकोरेशन उसमें नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी प्लास्टिक लगा दी, थोड़ा सा कुछ और लगा दिया। रबर ट्यूब में किसी भी प्रकार का डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। नो कपबोर्ड टाइप अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, जो हमने स्टार्टिंग में बात की, कपबोर्ड टाइप जो है किसी बेसमेंट में या फिर किसी कपबोर्ड में सिलेंडर रखे नहीं जाने चाहिए, वो ओपन में होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका एनुअल मेंटेनेंस इसको हमेशा करते रहना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जिसके हम आसपास हम रहते हैं। सोर्सेज ऑफ लीकेज। ओके। अब जो सिलेंडर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है? तो जो सिलेंडर वाल्व है उसका बंक ज्वाइंट पे लीकेज हो सकता है। सिलेंडर्स वाल्व है वहां पे लीकेज हो सकता है। सिलेंडर्स बॉडी सीम जो है वहां पे लीकेज हो सकता है। प्रेशर रेगुलेटर है वहां से लीकेज हो सकता है। जो रबर ट्यूब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लीकेज हो सकता है। रेगुलेटर सिलेंडर्स वाल्व ज्वाइंट जो है, जो सिलेंडर्स में हम जो अपने रेगुलेटर को लगाया है वहां से लीकेज हो सकता है। ठीक है। रबर ट्यूब रेगुलेटर ज्वाइंट है वहां से लीकेज हो सकता है। रबर ट्यूब बर्नर ज्वाइंट है जहां पे हमने बर्नर में लगाया है उस ट्यूब को, वहां से लीकेज हो सकता है। तो ये सारे लीकेजेस जो है सोर्सेज ऑफ लीकेज है, ये इन इन जगहों से जो है सिलेंडर लीकेज की संभावना होती है। ओके, सो लीकेज व्हाट टू डू। अगर लीकेज होता है तो हमें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बात है कि दुर्घटना से तो हम बचाव तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो तो हम क्या करें, वो भी हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि हम कैसे उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं और उस चीज़ से हम कैसे अपने और खुद के परिवार को बचा सकते हैं। तो जब लीकेज हो तो क्या करना चाहिए? तो क्लोज बर्नर नोब्स एंड पीआर नोब्स। अगर कहीं से लीकेज है तो दोनों जो आपका बर्नर है, स्टोव है या फिर सिलेंडर है, उसके नोब्स जो हैं वो स्विचेस जो है बंद करने चाहिए। जो उसका फ्लेम वगैरह वो बुझा देना चाहिए। और जो है जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं, लीकेज होता है तो सिलेंडर के केस में क्या है, जो भी लीकेज हो तो दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए। ठीक है। और इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात, सो डू नॉट ऑपरेट इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस। अगर आपके किचन में लीकेज है तो सडनली जाके कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे बल्ब जलाने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए ऑन नहीं करना चाहिए। उससे हो सकता है कि फ्लैश होगा, फ्लैश होने के बाद धमाका हो सकता है। अगर लीकेज आपको लगता है कि लीकेज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर स्विच ऑन है तो उसको ऑफ कर दें, अगर ऑफ है तो उसको ऑफ ही रहने दें। तो ये थोड़ा सा लीकेज के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए? तो इफ द स्मेल परसिस्ट रिमूव द पीआर फ्रॉम सिलेंडर। जो उसका रेगुलेटर है वो निकाल देना चाहिए सिलेंडर को। नो सेल्फ रिपेयर ऑफ सिलेंडर। कभी भी सेल्फ रिपेयर नहीं करना चाहिए एलपीजी सिलेंडर्स को, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं आती है। कॉल द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मैकेनिक। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कर सकते हैं, उसका मैकेनिक आके ये सारी चीजें आपको मेंटेनेंस, उसका जो भी रिपेयरिंग होगा वो करके जाएगा। खुद से हमें नहीं करना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि सिलेंडर्स में जब आग लग जाती है तो हम सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, हम इस चीज से अवेयर हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा सोर्स है दुर्घटना का। लेकिन आपको पता है कि ये बहुत ही आसान है। किसी भी सिलेंडर्स में अगर आग लगती है तो आपको बिल्कुल भी स्कैर्ड होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान है इस सिलेंडर्स को बुझाने के लिए। तो इसका बुझाने का तरीका क्या है? अगर सिलेंडर्स में घर में हम हैं, आग लग जाए तो उसके लिए बुझाने पे क्या हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब सिलेंडर्स में आग लगी, आग हमने देखा, घर में हमारा पूरा एकदम माहौल
उथल पुथल कि भाई सिलेंडर्स में आग लगी, सिलेंडर्स में आग लगी। अब कोई आया, पापा हो, भाई हो, कोई भी हो, वो सीधा सिलेंडर्स को निकाला और सीधा सामने वाले घर के बाहर फेंक दिया, अपना घर बचाने के लिए सामने वाले के घर में फेंक दिया। तो इस तरीके का प्रक्रिया या फिर इस तरह की क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। सिलेंडर्स जितना आपके लिए हानिकारक है, आपके सामने रहने वाले आपके पड़ोसी के लिए भी उतना हानिकारक है। उसके अंदर भी परिवार है, उसकी फैमिली है। तो सिलेंडर्स का जो है, अगर ऐसा कुछ होता है उस टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर लीकेज हो गया तो हमें घबराने के अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। सिलेंडर में अगर लीकेज हुआ और वो उसमें अगर आग पकड़ लेती है, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर आग पकड़ते ही ब्लास्ट नहीं होता है, वो बहुत सारा टाइम लेता है, बहुत सारा टाइम। इतना टाइम लेता है कि आप उसको बुझा सकती हैं उतने टाइम में, तो बहुत टाइम लेता है ब्लास्ट होने के लिए, सडन ब्लास्ट नहीं होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, तो हम देखेंगे कि सिलेंडर्स को हम कैसे बुझा सकते हैं। अगर ऐसी कभी सामने आ गई चीज़ है तो बिना घबराए हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल। तो देखा आपने कितना आसान तरीका था। सिलेंडर्स को अगर उसमें आग पकड़ लेती है, कोई लीकेज होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उसको कैसे? तो उसमें क्या तरीका था? आपको कुछ नहीं करना है। अगर सिलेंडर्स में आग लगी है तो आप, हमारे घरों में बहुत सारे कपड़े होते हैं कॉटन के, उसको पानी से गीला करके उसको ढक देना है, तो वो बुझ जाएगा। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से बुझता है। तो उसका तरीका सिंपल है। गीला कपड़ा रहेगा उसको, या फिर ब्लैंकेट हो, कोई चादर हो, बेडशीट हो, उसको गीला करके तुरंत उसको ढक दो आप, वो सिलेंडर वहीं बुझ जाएगा। यानी आपने खुद को ही बचा लिया, सामने वाले पड़ोसी के घर में फेंकने की बजाय हमने उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है। ये जब सिलेंडर्स में आग पकड़ती है तो इस तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। अब लास्ट की बात आती है, आफ्टर कुकिंग सब कुछ होने के बाद हमें क्या क्या करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत अधिकांशतः प्रायः यह देखा जाता है कि सिलेंडर्स की जो एलपीजी सिलेंडर्स में जो रेगुलेटर है, उसके स्विचेस जो हैं रात को बंद नहीं किए जाते हैं। सिर्फ हम बर्नर जो हमारा स्टोव है उसके स्विच बंद करते हैं, नीचे वाले स्विचेस ऑन रह जाते हैं। ये हो सकता है हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी कारण से अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो आपके उस ट्यूब में गैसेस भरी होती हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो सिलेंडर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो आप हमेशा इस बात को गांठ बांध के रख लें कि जब भी आपका खाना पूरा बन जाता है, जब आपको सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसके दोनों स्विचेस जो है ऑफ होने चाहिए। तभी जो है आप रिलैक्स मूड में रात को घर में हम सो सकते हैं। अदरवाइज रात के टाइम पे कोई दुर्घटना होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और वो बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। इसलिए ध्यान रहे, सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने के बाद दोनों स्विचेज हमेशा बंद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोव का बंद है तो वो चलेगा, नहीं, नीचे के एलपीजी सिलेंडर्स के जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो भी बंद होना चाहिए। ओके। क्लीन बर्नर, जो बर्नर है उसकी साफ सफाई कर देनी चाहिए।
क्लीन रेसिडुअल फूड पार्टिकल्स, जो रेसिडुअल फूड पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो बचे हुए, जो खाना बनाते टाइम जो उस पे सिलेंडर्स पे गिरे हुए हैं, उसका भी उसको क्लीन कर लेना चाहिए। ओके, सो इन सब करने के बाद क्या होगा, आप जो है एक एंजॉय हार्टली मील टुगेदर विथ ऑल फैमिली मेंबर्स, एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के आराम से खा सकते हैं इन सब काम करने के बाद। तो अब मोस्ट कॉमन चीज फायर, आग। अब ये जो एक दुर्घटना है, ये इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो फायर क्या है? आग बहुत लोग जानते हैं कि हाँ आग होती है, बट आग क्या है? तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आग जो है केमिकल चेन रिएक्शन सिस्टम है, जो कि 3 चीजों के आपस में मिलने से बनती है। पहला फ्यूल यानी ईंधन, यानी समथिंग दैट विल बर्न, यानी जलने वाली चीजें। दूसरा होता है एयर, एयर यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे वातावरण में है, ये है। और तीसरा होता है हीट यानी उष्मा, ईंधन। तो अगर ये 3 चीजें जब आपस में मिलती हैं तो आग का निर्माण होता है, आग प्रज्वलित होती है। ओके, अगर इन तीनों चीजों में से अगर आप किसी भी एक चीज को हटा दोगे तो वो आग आसानी से बुझ जाएगी। अब जो सिलेंडर को हमने बुझाया, वो हमने वहां से क्या हटाया, हमने उसको उष्मा ऑक्सीजन वहां से निकाल दिया, हमने उसको ढक दिया, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिला बाहर के वातावरण से, तो वो बुझ गया। तो इन तीनों चीजों में से अगर किसी एक चीज को भी हम हटा देते हैं तो आग अपने आप आसानी से बुझ सकती है। आग जो है वो अलग अलग क्लासेस में आती है, इसको अलग अलग इसको नाम दिया गया है, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है जिससे इनकी पहचान हो सके। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए यानी ऑर्डिनरी जो कंबस्टेबल मटेरियल्स होते हैं, यानी ठोस वस्तु में जब आग लगती है, वो क्लास ए में डिफाइन है। क्लास बी में यानी फ्लेमेबल जो लिक्विड्स होते हैं, गैसोलिन, वो होते हैं। क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर्स आते हैं और गैसेज होते हैं, और क्लास सी में मेटल फायर। ठीक है, तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो इनको बुझाने के तरीके हैं कूलिंग। कूलिंग में हम क्या करते हैं, यानी ठंडा करना। सपोज अगर लकड़ी में आग लगी है तो उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसमें से हमने हीट को निकाल देते हैं, उष्मा को निकाल देते हैं। स्मोथरिंग में क्या होता है, स्मोथरिंग में तो हम एयर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन। जैसा आपने देखा होगा कि दिया जलता है, अगर हम उसको ऊपर से ढक दें तो वो बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से हम एयर यानी ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। तो स्टारवेशन में हम क्या करते हैं, हीट और ऑक्सीजन रहता है, फ्यूल निकाल देते हैं, यानी कि जो जलने वाली वस्तु है उसको हम वहां से हटा देते हैं। तो आग को 4 भागों में बांटा गया है। तो इन 4 भागों के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आते हैं, जो कि आपके कॉलेज में भी लगे हुए हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो देखते होंगे कि एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर हैं, किस तरीके के एक्सटिंग्विशर हैं, कहाँ पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि अलग अलग प्रकार की आग है, तो अलग अलग प्रकार के जो है एक्सटिंग्विशर्स में भी आते हैं। तो पहला जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जिसका इस्तेमाल जो है हम क्लास सी फायर में करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फायर में। दूसरा होता है ड्राई केमिकल पाउडर, इसका इस्तेमाल हम सभी जगह कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कर रहे हैं। और तीसरा होता है फोम टाइप, जिसका इस्तेमाल हम लिक्विडेड में करते हैं, जो लिक्विड गैसोलीन होती है उसमें। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर आपके यहाँ है। ओके, तो एक्सटिंग्विशर तो है, तो एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कैसे करना है? हमारे कॉलेज में तो लगा हुआ है, या फिर हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी थिएटर में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, वहां लगा हुआ है। अगर उस टाइम हमारे सामने अगर आग की कोई घटना होती है तो हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं? उसको ऑपरेट करने तो हमें आना चाहिए, तो उसका ऑपरेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे मैं एक सिंपल छोटे से फॉर्मूले में आपको मैं बताऊंगा कि एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम पास कहते हैं। एक जो एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम फायर बाटला अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करने का सिंपल सा फॉर्मूला है जो पास कहते हैं। तो आपने एक्सटिंग्विशर तो देखा ही है, उसमें आपने देखा होगा एक पिन लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले पुल द पिन, उस पिन को निकाल लेना है। दूसरा होता है एम, एम एट द बेस ऑफ फायर, जो उसके नोजल्स दिए गए हैं उसको आपको आगे की तरफ करके पकड़ के रखना है, निशाना लगाना है। तीसरा जो होता है स्क्वीज टॉप ऑफ द हैंडल, जो उसके ऊपर हैंडल होता है उसको आपको प्रेस करना है, स्क्वीज करना है। और लास्ट होता है स्विप साइड टू साइड,
यानी उसको जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, उस तरीके से लगाना है ताकि उससे जो मटेरियल निकले अलग अलग जगहों पे फ्लो हो सके। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है पास, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल करने के लिए। P4 पुल द पिन, उसमें लगा हुआ पिन निकाल लेना है। एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज टॉप ऑफ द हैंडल एंड स्वीप साइड टू साइड। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। कभी ऐसी घटना बनती है और आपके सामने ये चीज अगर उपस्थित है, आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फायर साइंस है कि जब आग लगती है तो हमें और हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। तो जब फ्यूल ऑक्सीजन जब मिलते हैं और हीट, तो इसमें से ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं, जो कि सारी की सारी जो है, आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो अपने आप में एक जहरीली गैस है, हाइड्रोजन साइनाइड ये एक जहरीली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये जहरीली गैस है। ये सब चीजें जो जितनी भी जहरीली गैसेज है ना, ये एक आग लगने की वजह से निकलती हैं, जो कि हमें और हमारे एनवायरनमेंट दोनों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। सो मेक द राइट डिसीजन टू यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यू आर ट्रेंड इन द यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर, आप इसके लिए प्रशिक्षित हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए। जैसा अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला, अगर आपको आइडिया है, आपको पता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नो व्हाट इज बर्निंग, अगर आग को बुझाने आपको जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जल रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उसमें से अलग अलग गैसेस निकलती हैं। अगर कोई केमिकल जल रहा है, सपोज प्लास्टिक के चेयर है, अगर वो जल रहा है तो उससे जहरीली गैस बाहर निकलेगी। लकड़ी जल रहा है तो उसकी वेपर्स अलग तरीके के निकलते हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या जल रहा है। एंड फायर इज नॉट स्प्रेडिंग रैपिडली, और अगर आग तेजी से नहीं फैल रहा हो तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मोक एंड हीट हैज नॉट फिल्ड एरिया, अगर जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे स्मोक या फिर जो आग है वो पूरा नहीं भरा हो, थोड़ी जगह, छोटी सी जगह हो, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल इसका कर सकते हैं एक्सटिंग्विशर का। यू हैव ए क्लियर पाथ ऑफ एस्केप, आपको निकलने का सही रास्ता पता हो। तो अगर सपोज किसी कमरे में आग लगी है और आपको ये पता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है, तो फिर जाके आप उस आग को कंट्रोल कर सकती हैं एक्सटिंग्विशर की मदद से। एंड लास्ट जो है, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, अगर आपकी अंतर आत्मा कहती है तो। शास्त्र में यह है कि अगर आपकी अंतर आत्मा कहती है कि आप इस आग पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ही आपको जाना है उस आग को कंट्रोल करने के लिए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए, अदरवाइज नहीं करना है। सो अगर आप कहीं पे हैं, आप किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, थिएटर्स में अगर आग लगती है तो क्या करना है, तो रेज द अलार्म। हर जगह जो है एमसीपी लगे होते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट, जहाँ पे आपने देखा होगा कि इन केस ऑफ फायर यूज मी करके लिखा हुआ होता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी बी योर फैमिली मेंबर्स, तो सेफ्टी में जो है सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने वाली बात है कि हाउसकीपिंग। तो आप जहाँ पे हैं, जहाँ पे आपका किचन है, आपका घर है, आपका रूम है, आपकी बेडरूम है, आपका वॉशरूम है, आपकी बाथरूम है, ये पूरे क्लीन एंड टिडी होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी दुर्घटना के शिकार ना बने। इसके लिए जो है घरों में डस्टबिन का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो हमारी इन्वायरमेंट जो हुई है, उसके लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जैसे आपको पता होगा कि सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग हम रखते हैं, ये हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अपने घर को तो साफ सुथरा रखें, साथ ही साथ हमारे आसपास, हमारे देश को भी साफ सुथरा रखने में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, सो लास्ट में इसको समराइज कर सकता हूँ। जनरल कंडीशन क्या क्या होती हैं मेंटेन होम सेफ्टी के लिए, जनरल कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो भी एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, स्लिपरी सरफेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लोर टाइल्स शुड बी ड्राई, जो भी आपका फ्लोर्स और टाइल्स वगैरह हैं वो आपको आपका ड्राई होना चाहिए, टू अवॉइड स्लिप एंड फॉल केसेस। ठीक है, फिसलन वाली केसेस को दूर करने के लिए फ्लोर और जो टाइल्स हैं वो हमेशा जो है ड्राई होने चाहिए। स्टेयरकेस मस्ट बी विथ रेलिंग्स, जो भी हमने स्टेयरकेस बनाए हैं, यानी घरों में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई, उसमें रेलिंग्स का होना आवश्यक होता है, रेलिंग्स का इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए, तो वो होना चाहिए। गैलरी में बरंदा मस्ट बी कवर्ड विथ क्लोज वॉल विथ प्रॉपर हाइट विच कैन प्रिवेंट चिल्ड्रन टू फॉल डाउन। जो गैलरी और बरंडा है वो प्रॉपर कवर होना चाहिए,
जिससे कि अगर मान लो छोटे बच्चे हैं तो वहाँ से वो किसी भी तरीके से गिर ना पाए। ओपन होल शुड बी पैक्ड, जो भी घर में या फिर गार्डन में या फिर छत पे अगर हमने कोई ओपनिंग रखी है वो हमेशा कवर होने चाहिए, ताकि वहाँ से हमें कोई भी चीज़ का दुर्घटना होने के चांसेस ना बने। ठीक है। फिर चिल्ड्रन मस्ट बी अकम्पेन्ड विथ एल्डर्स ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ क्रैकर्स एंड इन काइट फेस्टिवल्स। बच्चे जो है हमेशा किसी न किसी बड़ों के निगरानी में होने चाहिए जब भी वो पटाखे वगैरह जलाते हैं या फिर काइट फेस्टिवल के दौरान, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। इंश्योर दैट क्रैकर्स इन लैंड इन सेफ प्लेस, जहाँ भी आप क्रैकर्स करते हैं वहाँ पे वो सेफ लैंड होना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम थ्रेट्स ऑफ काइट्स। अभी काइट फेस्टिवल गया है और उसमें थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखा जाता है कि मतलब बच्चे उस में ना उसकी चपेट में आए काइट्स में। अंडरग्राउंड टैंक्स आर बोरवेल मस्ट बी कवर्ड। अगर घर में हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स बने हुए हैं या फिर बोरवेल हमने रखा है, वो हमेशा कवर्ड होने चाहिए प्रॉपरली, ताकि उसमें कोई भी चीज़ें गिरे ना या फिर हम खुद ना गिरे। डोर होल्डर मस्ट बी फिक्स्ड इन केस ऑफ द डोर इज ओपन टू अवॉइड सडन क्लोजर ऑफ डोर। इसके अलावा जो है प्रॉपर टेबल विथ अप्रोप्रिएट हाइट मस्ट बी यूज टू गेट द थिंग्स फ्रॉम हाइट। जब भी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं हाइट, उसका ध्यान होना चाहिए। मस्कीटो रिपेलेंट लिक्विड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। देखा होगा जो मस्कीटो रिपेलेंट लिक्विड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो बच्चों से दूर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जहाँ भी ओपन फ्लेम्स है, किचन या फिर जहाँ पूजा घर है, वहाँ से दूर होना चाहिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि उसमें केरोसिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर आप कहीं भी ओपन फ्लेम होगा उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लोज होता है वो। लूज पल्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। Flame light and flame candles should be turned off soon the power is on or after puja gets over. Focus to safety of children. Electrical appliances must be disconnected from socket soon the reason is complete. जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका इस्तेमाल होने के बाद वो स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें होम सेफ्टी से रिलेटेड, हाउस होल्ड सेफ्टी में, जो हमने आपके साथ शेयर की। लास्ट जो टॉपिक है हमारा, इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर। इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर हमारे घरों में, जो हमारा किचन है या फिर हमारी जो बेडरूम है, वहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर लिखे हुए होने चाहिए। एक लिस्ट आपको बना के रखना चाहिए कि इन केस ऑफ फायर इंसिडेंट, अगर आग लगती है तो आप किससे सहायता करेंगे, किसकी सहायता लेंगे। अगर आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो किसकी सहायता लेंगे। सपोज घर में कुछ आपने देखा होगा कि इसमें सांप वगैरह निकल गए, तो उस टाइम किसकी सहायता लेनी चाहिए। तो इन सभी के लिए जो है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे एजेंसीज बनी हुई है, संस्था होती है, डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट्स भी हैं बहुत सारा। तो उन सभी गवर्नमेंट्स की जो संस्थाएं हैं उनका नंबर आपके पास, आपके किचन में, आपके बेडरूम में होना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी केसेस में आप उसका इस्तेमाल कर सके। और सही टाइम पे जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, चाहे आपका वो उपचार हो या फिर आपको सर्विस हो, वो आपको सही टाइम पे मिलना चाहिए। आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो एलपीजी सिलेंडर जहाँ से आप लेते हैं उसका भी नंबर आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी केसेस यू हैव, मतलब आप कांटेक्ट कर पाए उन सभी से। ओके। आपको ये पता ही होगा असेंबली पॉइंट, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपने ऐसे फिगर्स या फिर ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे। इसे हम कहते हैं असेंबली पॉइंट, यानी एकत्रित होने वाला स्थान है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ऐसी जहाँ पे जगह बनाई हुई होती है ना, उसी जगह पे हमें एकत्रित होना होता है। ओके। इसको हम कहते हैं विंड शॉक। इसको हम विंड शॉक कहते हैं। ये हवा दिशा सूचक है कि हवा की दिशा किस तरफ है, वो हमें ये चीज़ बताता है। इसका फायदा ये होता है कि सपोज आप कहीं हैं और कोई गैस लीकेज हुआ, तो आपको हवा के विपरीत दिशा में भागना है। हवा की दिशा में भागेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो गैस, वो आग उसी तरफ जाएगा। तो जब भी एक्सप्लोजन लीकेजेस होते हैं फायर केसेस में, तो ये उसमें बहुत सहायता करता है विंड शॉक। तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये कहीं भी आपको दिखे और ऐसे केसेस में, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हवा अगर पूरब की दिशा में है तो मुझे पश्चिम की दिशा में भागना है। तो थैंक यू। मेरे तरफ से इतना था जो कि हमने आपसे शेयर की।
तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। નમસ્કાર. આજે એક હેલો, નમસ્કાર સર. આજે આપણા વેબિનાર વર્કશોપનું જે આયોજન આપણા પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર નાગર સાહેબે ડોક્ટર મિલનભાઈ વસાવડાના સહયોગથી કરેલું હતું. સારી રીતે આપણે પૂર્ણ કરી શક્યા છીએ. ખૂબ સારી રીતે એનો લાભ. તો આ સેશન પૂરું થાય એ પહેલા આપ સૌને ખાસ વિનંતી છે બેનો કે બેનો જે વિષય ઉપર તમે આ વેબિનાર આખો એટેન્ડ કર્યો છે 7 દિવસ સુધી, એની એક 50 માર્કની ટેસ્ટ લેવાશે. એ ટેસ્ટ દરમિયાન તમારી એ ગૂગલ ફોર્મમાં તમારી ટેસ્ટ લેવાશે. એના નિયમો અને એ બધું હું તમને લોકોને ફરી ક્લાસમાં જણાવી દઈશ અને 2 દિવસ અગાઉ જાણ કરી દઈશ કે તમારી એક્ઝામ ક્યારે છે ને તમને એક્ઝામ પાસ કરશો એના નિયમો અને બધું અમે તમને બતાવી દઈશું. હવે હું નંદિતાબેનને વિનંતી કરીશ કે નંદિતાબેન આજના આ વેબિનારનો આભાર દર્શન કરે. Okay. Am I audible, madam? યસ. Okay. માનનીય પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર અનુપમ નાગર સર, હેડ ઓફ મેડિકલ સેન્ટર સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડ રાણાવાવના ડોક્ટર મિલનભાઈ વસાવડા સર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફાર્માસિસ્ટ શ્રી ભાવેશભાઈ જોશી, નર્સ સિસ્ટર વિપુલાજી ગરેજા તેમજ સિનિયર ઓફિસર ચંદન પ્રતાપસિંહ સર, શોભના મેડમ, સર્વ અધ્યાપક અને મારી વાલી વિદ્યાર્થીની બહેનો, આપ સૌ જાણો છો તેમ તારીખ 11 જાન્યુઆરી 2021 થી શરૂ થયેલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ વર્કશોપ કેપ્સ્યુલ કોર્સ ઓન વિમેન્સ હેલ્થ, હાઇજીન અને નર્સિંગ વર્કશોપ અંતર્ગત આપણે સૌએ 7 દિવસ સુધી અલગ અલગ તજજ્ઞો દ્વારા હેલ્થ અને નર્સિંગનું નોલેજ પ્રાપ્ત કરેલું અને જેમાં પ્રથમ દિવસે ડોક્ટર મિલન વસાવડા સર દ્વારા હેલ્થ એન્ડ હાઇજીન ફોર ગર્લ્સ ટોપ પ્રાયોરિટી આ ટાઇટલ અંતર્ગત પ્રથમ વર્ષની વિદ્યાર્થીઓને માહિતી આપવામાં આવેલી હતી. બીજા દિવસે મેડિકલ એન્ડ હેલ્થ અવેરનેસ ગાઈડલાઇન જેવા જટિલ વિષયનું ડોક્ટર મિલન સરે ખૂબ જ સચોટ અને સરળ ભાષામાં વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન આપેલું. ત્યારબાદ ત્રીજા અને ચોથા દિવસે પણ ડોક્ટર મિલન વસાવડા સરે માહિતી આપી હતી. જેમાં ત્રીજા દિવસે નો યોર ડેવિલ્સ, જેમાં સરે માઇથોલોજીના કન્સેપ્ટ સાથે આપણી આસપાસ રહેલા રોગોને સરખાવીને એની સામે બચવાના ઉપાય વિશેની માહિતી આપેલી અને ચોથા દિવસે સરે આપણી શરીરની અંદર સતત લડાઈ લડતા એવા સોલ્જર્સ એટલે કે બ્લડ રેડ અને વ્હાઇટ જે સેલ્સ છે અને એની સાથે વિટામિન્સની પણ માહિતી આપેલી હતી કે જે આપણા શરીર માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. ત્યારબાદ આ શૃંખલાના 5મા દિવસે ભાવેશભાઈ જોશી દ્વારા હાઉસ હોલ્ડ ઇકોનોમિક્સ હેઝાર્ડ એન્ડ પ્રિવેન્શન્સ પર માહિતી આપેલી હતી. જેમાં સરે આપણે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ એટલે કે મોબાઈલ, લેપટોપ જેવા ગેજેટ્સ યુઝ કરતા હોય ત્યારે આપણા શરીરનું જેસ્ચર અને પોસ્ચર કેવું હોવું જોઈએ એના વિશે ઉપયોગી એવી માહિતી આપેલી હતી. ત્યારબાદ આ શૃંખલાના 6થા દિવસે સિસ્ટર વિપુલાજી ગરેજા દ્વારા હાઉસ હોલ્ડ ફર્સ્ટ એડ એન્ડ પ્રાઇમરી નર્સિંગ કેર આ ટાઇટલ અંતર્ગત ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી અને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપવામાં આવેલું અને એમણે નર્સિંગના અનેક સાધનો દેખાડી અને એનો ઉપયોગ પણ બતાવેલો હતો. ત્યારબાદ આજના 7મા દિવસે એટલે કે છેલ્લા દિવસે ચંદન પ્રતાપસિંહ સર દ્વારા હોમ સેફ્ટી ટાઇટલ અંતર્ગત ખૂબ જ ઉપયોગી એવી માહિતી આપેલી હતી કે જેમાં રોડ સેફ્ટી, કુકિંગ સેફ્ટી અને ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સની જે સેફ્ટી આપણે રાખવાની હોય છે એમના વિશે સરે વિડીયોઝ દ્વારા અને અલગ અલગ સ્લાઇડ્સ દ્વારા આપણને ખૂબ સરસ એવી માહિતી આપેલી હતી. સો આ સતત 7 દિવસ સુધી ચાલેલા શૃંખલારૂપી વર્કશોપના અંતિમ દિવસે હું સૌ પ્રથમ ગુરુકુળ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર નાગર સરનો હાર્દિક આભાર માનું છું કે થેન્ક યુ સો મચ સર. આપે પ્રથમ વર્ષની તમામ વિદ્યાર્થીની બહેનો માટે આવો સરસ વર્કશોપનું આયોજન કરેલું અને અમારી ટીમને આ વર્કશોપ માટેનું માર્ગદર્શન આપેલું. તો અમારી ટીમ વતી હું આપનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ સર. ત્યારબાદ આ સતત 7 દિવસ સુધી ચાલેલા જે વર્કશોપ છે અને આ વર્કશોપમાં અલગ અલગ વિષયો ઉપર અલગ અલગ તજજ્ઞોએ
માહિતી આપેલી. તો એવા તજજ્ઞ શ્રી ડોક્ટર મિલન વસાવડા સર તથા તેમની ટીમ શ્રી ભાવેશભાઈ જોશી, સિસ્ટર વિપુલાજી ગરેજા તેમજ ચંદનભાઈનો હું આભાર માનું છું કે જેઓએ અમારી સંસ્થાની વિદ્યાર્થીની બહેનોને પોતાના અમૂલ્ય જ્ઞાનનો લાભ આપ્યો. તો ફરી એક વખત હું આ સંસ્થાના પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર અનુપમ નાગર સર, શોભના મેડમ વાળા તથા સમગ્ર આર્યકન્યા ગુરુકુલ પરિવાર તરફથી આપનો હાર્દિક આભાર માનું છું. ત્યારબાદ હું પર્યાવરણના એક્સપર્ટ તથા પ્રોફેસર શોભના મેડમ વાળાનો પણ આ તકે આભાર માનીશ કે જેઓએ આવા સુંદર વર્કશોપનું આયોજન કર્યું અને અમારી વિદ્યાર્થીની બહેનોને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને માર્ગદર્શન આપ્યું. સો થેન્ક યુ સો મચ મેડમ. ત્યારબાદ હું સ્કોપના કોઓર્ડિનેટર ઉર્વી મેડમનો પણ આ ક્ષણે આભાર માનીશ. ત્યારબાદ જેમના વગર આ વર્ચ્યુઅલ વર્કશોપ શક્ય ન હતો એવા ગુરુકુળ મહિલા કોલેજના આઈટી એડમિન ધવલસર રાજ્યગુરુનો પણ આ ક્ષણે હું આભાર માનીશ કે સરે આપને ઓનલાઈન કનેક્ટેડ રહેવા માટે હેલ્પ કરી. તો થેન્ક યુ સો મચ સર. ત્યારબાદ લાસ્ટ બટ નોટ લિસ્ટ એવી આપણી વિદ્યાર્થીની બહેનો. સો આ તકે હું FY BA અને FY BComની સર્વ વિદ્યાર્થીની બહેનોનો પણ આભાર માનીશ કે જેઓ સતત 7 દિવસથી આપણી સાથે જોડાયેલા રહ્યા અને તજજ્ઞો દ્વારા આપેલા જે માહિતી છે એમનો રસપૂર્વક ગ્રહણ કર્યું અને હું આશા રાખું છું કે આ જે માહિતી આપી છે એ તમને ફ્યુચરમાં પણ કામ લાગશે. સો ફરી એક વખત હું આ સૌનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ નંદિતાબેન. આપે Welcome, ખૂબ જ સરસ રીતે આ કાર્યક્રમના અંતિમ દોરનું સંચાલન કર્યું, સંભાળ્યું. ફરીથી હું આપ સૌનો આભાર માનું છું કારણ કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિથી આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ નથી થતો, પણ આપ ત્રણેયનો પણ આ વખતે જે વર્ચ્યુઅલ પ્રોગ્રામ આપણે કર્યો, અનુભવ કર્યો, એમાં ધવલભાઈ, નંદિતાબેન અને પૂર્વીબેનનો મેડમનો મને સર બહુ સારો સહકાર મળ્યો છે. એટલે એ લોકોનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અને સર આપનો ખાસ કે આપે જે વ્યવસ્થિત રીતે મને આયોજન કરવા માટે આપે જે આખું આયોજન કરી આપ્યું, એટલે અમે કાર્ય કરવા માટે તો તૈયાર હોઈએ પણ એનું આયોજન ખરેખર જે વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ એ આપ તરફથી અમને માર્ગદર્શન મળે છે સર. એટલે આપનું માર્ગદર્શન એ જ અમારા માટે કાર્યની સફળતા બની રહેતી હોય છે. એટલે આપ માર્ગદર્શન આપતા રહો અને અમે આવા સરસ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરતા રહીએ અને આપણે સૌ ભેગા મળી અને વિદ્યાર્થીની બહેનોને આવા સરસ માર્ગદર્શક વેબિનાર અને સેમિનાર દ્વારા એ લોકોને જીવનનો વિકાસ કરી શકીએ. ફરીથી આપ સૌનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. આપણે અહીંયા કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થીની બહેનોને